आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने आपको जो दिया है व्यंग्य साहित्य, जैसे हमने इसके पहले बात की कि व्यंग्य रचनाएं, मूलतः ये लिखने का कारण ही कुछ ऐसा है कि व्यंग्य रचनाएं सीधी सपाट बयानी न होकर, सीधी सपाट बयानी का मतलब है किसी बात को सीधा सरल न कहते हुए व्यंग्य रूप से कहती है। काव्य शास्त्र में आपको इसके पैरेलल और एक शब्द मिलेगा, वो है वक्रोक्ति, वक्र उक्ति, टेढ़ा कथन। मनुष्य की एक फितरत है, क्योंकि मनुष्य जानवर है, मनुष्य प्राणी है, तो मनुष्य प्राणी होने के नाते उसका एक स्वभाव है कि उसे बहुत कुछ ना सीधा सीधा समझ में नहीं आता। घुमा फिरा कर टेढ़ा अगर कहा गया तो उसे समझ में आता है, और इसीलिए मनुष्य के जीवन में व्यंग्य रचनाएं उतनी ही ज़्यादा जगह रखती, स्थान रखती है, क्योंकि ये व्यंग्य रचनाएं आपको सीधा सीधा न कह के हंसते हुए, गुदगुदाते हुए, लेकिन बहुत कुछ कहकर जाएंगी। तो आज जिस व्यंग्य रचना को हम यहाँ पे देख रहे हैं वो रचना है प्रेम की बिरादरी। इसके लेखक है, रचनाकार है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हरिशंकर परसाई का मैं परिचय आपके सामने करवाती हूँ। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदी व्यंग्य रचनाकारों में हरिशंकर परसाई का नाम अग्रगण्य रहा है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 12 अगस्त 1924 को हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ। एमए किया इन्होंने। उस साल में एमए मतलब बहुत था, नौकरियां तुरंत मिलती थी। तो एमए करने के बाद इन्होंने नौकरी की और 1957 में मात्र अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से वो लिखने लगे। फ्रीलांसर के रूप में हरिशंकर परसाई ने काफ़ी हद तक लेखन किया है। जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक एक पत्रिका निकाली। नई दुनिया नाम की एक पत्रिका में सुनो भाई साधु नाम से, और नई कहानियां नाम की एक पत्रिका में 5वां कालम नाम से इन्होंने स्तंभ लेखन किया है। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब होता है साधुओं। सुनो भाई साधुओं। आज के ज़माने में साधु कोई है क्या? नहीं, सब कमीने हैं। फिर भी इन्होंने लिखा सुनो भाई साधु, तो भाई साधुओं सुनो, इस नाम से। हिंदी की जितनी भी व्यंग्य पत्र पत्रिकाएं निकली, हरिशंकर परसाई उससे जुड़े ही रहे। हरिशंकर परसाई ने उसमें लेखन किया है। तो हरिशंकर परसाई के लेखन की, व्यंग्य रचनाओं की एक विशेषता मानी जाती है, बहुत ज़्यादा चुटीलापन होता है इसमें। चुटीलापन मतलब जैसे चुटकी चटक से बजती है, ठीक वैसे उनका जो व्यंग्य है ना वो तुरंत समझ में आता है। गुदगुदाने वाली लेकिन मीठी होकर भी तीखा प्रहार करने वाली इनकी व्यंग्य शैली के कारण हरिशंकर परसाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यंग्यकार रहे हैं कि जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी धरातलों के विभिन्न अंगों को लेकर अपनी व्यंग्य रचनाएं की है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समाज के बारे में व्यंग्य लिख रहे हैं, राजनीति के बारे में। इन्हें जहाँ जहाँ दिखाई दिया उन्होंने वहाँ वहाँ अपने व्यंग्य के बाण चलाए हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल, भोलानाथ का जीव जो एमए में पढ़ने के लिए है आपको, रानी नागफणी की कहानी, तट की खोज, घायल वसंत, गेहूं का सुख और बहुत 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 कुछ। सीधा आते हैं इस रचना पर, क्या है इस रचना में। तो अब जैसे मैंने कहा हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ 1924 में, शायद उनका देहांत भी हो चुका होगा। 1924 है। 1957 के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया स्वतंत्र रूप से। शायद ये व्यंग्य रचना उन्होंने लिखी होंगी 1970 में, 1980 में। आज है 2023, 50 साल के बाद हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि 50 सालों में भी ये जो विषय है ना ये बिल्कुल नहीं बदला है। 50 सालों पहले भी प्रेम की जाति पूछी जाती थी, 50 साल के बाद भी आज 2023 में प्रेम करने वाले की जाति पूछी जाती है। प्रेम जैसा भाव, प्रेम जैसा तत्व कि जिसे काव्य शास्त्र की दुनिया में हमने कहा है वो रसों का राजा है, श्रृंगार रस। प्रेम एक ऐसा तत्व है कि जो दुनिया भर के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक स्तर, प्रत्येक आयु के व्यक्ति को प्रभावित करता है। उस प्रेम को न जाने कितनी शताब्दियों से हमने जाति में, बिरादरी में बांध कर रखा है। भारत में अगर हम हमारी सभ्यता के उस आदिम विकास क्रम को भी देखते हैं कि जहाँ से चातुर्वर्ण व्यवस्था चलती है, हमने वहाँ से प्रेम को बिरादरी में, जाति में रखा है। 2023 तक आते आते जितना हम अपने आप को आधुनिक कहते जा रहे हैं,
आधुनिक रहन सहन, आधुनिक खान पान, बावजूद इन सब के प्रेम जैसे तत्व के लिए हम बिल्कुल आधुनिक नहीं बने। एक जगह पे किसी ने कह के रखा है, जाति न पूछो साधु की। अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु आया ना तो साधु की जाति मत पूछो। लेकिन प्रेम जैसे मामले में हमने वो खुला मन कभी स्वीकार ही नहीं किया। उल्टा प्रेम करने वालों के लिए हमने पहला सवाल दागा है कि जाति पूछो प्रेम वालों की। आज जिन घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं, प्रेम विवाह किया, घर वालों ने मार डाला। प्रेम विवाह किया, घर वालों ने जाति से बाहर निकाल दिया। प्रेम विवाह किया, घर वालों ने मरते दम तक मुंह ही नहीं देखा, क्योंकि हम अभी भी हमारी उसी पुरानी मानसिकता से जकड़े हुए हैं। अब इसी मानसिकता पर व्यंग्य प्रहार करने का काम आपकी ये रचना करेंगी प्रेम की बिरादरी। तो भाई प्रेम के जो अलग अलग रूप है, प्रेम के अलग अलग रूपों पर अलग अलग समाज की प्रतिक्रिया, इन सभी को एक साथ व्यंग्यात्मक रूप में हरिशंकर परसाई ने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। पढ़ती हूँ और कई जगहों पर ना हम चर्चा करेंगे। उनका सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजाकर शादी हुई थी। पत्नी ने 7 जन्मों से किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। उन्होंने अपने लड़के की शादी सदा मंडप में की। लड़की के लिए दहेज दिया और लड़के के लिए लिया। एक लड़की खुद पसंद की और उसे लड़के की पत्नी बना दिया। इन 4-5 पंक्तियों में देखो व्यंग्य कितना तीखा है, दिखाती हूँ आपको। उनका सब कुछ पवित्र है। पवित्रता के मायने क्या है हमारे लिए? अब ये ना संशोधन का विषय है। हम किसे पवित्र कहते हैं यार? हम ना गाय के गोबर को भी पवित्र कहते हैं, गाय के मूत्र को भी हम पवित्र कहते हैं। किसी जानवर के विसर्जित इन चीज़ों को हमने पवित्र कहा है, लेकिन हमने इंसान को पवित्र नहीं कहा। तो इंसानों में हमने जैसे जैसे जातियाँ बांट के रखी है, उन जातियों के हिसाब से उनमें पवित्रता छनती नजर आती है। एक में पवित्रता, एक जाति में पवित्रता बहुत ज़्यादा है, ये निम्न जाति है, इसमें पवित्रता है ही नहीं। तो हमने कयास क्या लगाए यार, ये निम्न जाति का है इसलिए पवित्र नहीं है, उल्टा ये पवित्र नहीं है इसलिए निम्न जाति का है। लेकिन ये जो महोदय है जिनके बारे में बात लेखक कर रहा है, उनका सब कुछ पवित्र है। मानो ऐसे कि वो पवित्र होकर ही उन्होंने जन्म लिया है और अब तक उन्होंने जो जिंदगी काटी है ना, वो भी बड़ी पवित्रता के साथ उन्होंने जिंदगी काटी है। अब फिर एक बात, पवित्रता अगर हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, विचारों को गलत चीज़ें छू भी नहीं रही है तो हम पवित्रता मानते हैं। वरना व्यवस्था ने आपको सिखाया है न मन, न विचार, न बुद्धि, सिर्फ और सिर्फ शरीर। वर्ण व्यवस्था ने आपको सिर्फ शारीरिक पवित्रता के बारे में बताया है, जबकि सही मायने में आपके धार्मिक ग्रंथ आपके मन, बुद्धि, विचारों की पवित्रता को जोर देने वाले हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को भुला दिया और केवल तन की पवित्रता को पकड़कर हमने पवित्रता के मानदंड स्वीकारे हैं और इसी मानदंड के आधार पर इनका सब कुछ पवित्र है। मतलब ये खुद भी पवित्र है, इनके घर की बाकी की चीज़ें भी पवित्र है और इनके घर के व्यक्ति भी पवित्र है। कैसे? तो इनकी जो शादी हुई है जाति में बाजे बजाकर हुई है। यार हम जो है ना नए ज़माने के लोग, पहली चीज़ तो जाति में शादी करते नहीं हैं। दूसरी नई सोच है हमारे पास, अगर जाति में शादी कर भी रहे हैं तो यार पगार, पानी, पैसा उतना मिलता नहीं तो हम बाजे गाजे के साथ शादी करते नहीं। हम उल्टा कहते हैं कि भाई जितना में हो जाए, अब सिर्फ लड़की दो, नारियल दो, बस निपट लेंगे हम इसमें। तो ना तो हम बाजे बजाकर करते हैं, ना फर्स्ट एक्सेप्शनल न जाति में करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है ये ऐसा, क्या वो अपवित्र हो गए? तो मापदंड क्या पवित्रता का यही है कि आप जाति में शादी करो तो आप पवित्र है, जाति के बाहर शादी कर दी तो हो गए आप पवित्र। चल रहा है यार सोसाइटी में वही, निम्न जाति की लड़की के साथ शादी की, हो गया अपवित्र। सास तो कहती है फूल को कलंक लगा दिया, ये किया वो कर दिया, हो गया पवित्र। अपवित्र बाजे नहीं बजाए, उल्टा फिर हमारे पास रिचुअल्स है, हमारे पास परंपरा है, यार शादी है ना तो बाजे बजने चाहिए। कोई बता दो यार बाजे क्यों बजने चाहिए? फिर हम शास्त्रों का आधार लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि बिना बाजे की शादी हो ही नहीं सकती, वो शास्त्र सम्मत नहीं है।
इसलिए शादी में बाजे बजने चाहिए। शास्त्र, जिस दिन बाजा बजना था, चलो यार मर गया बाजे वाला, नहीं फिर भी बजाना है। क्या बजाना है? सही मायने में देखा जाए तो हम बजाते किस लिए मालूम है? ताकि लोगों को पता चले पुराने ज़माने में होता क्या था। लोग गांव बस्तियों पे रहते थे, दूर दूर रहते थे, लोगों से मेल जोल नहीं होता था, यातायात के साधन नहीं थे पुराने ज़माने में। मतलब लोग कहते हैं ना, अभी भी पुराने लोगों से पूछो, 12-12, 13-13, 15-15 साल के बाद उनकी सगी बहन मिलती थी उनसे। किसी की शादी होती थी तब मिलती थी पुराने ज़माने में, वरना इतने सालों तक वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे। जब से वो बस आदि आ गए तो कम से कम उन बच्चों को मामा का गाँव कहते कहते वो साल में एक बार तो भी मामा के गाँव को जाते थे। साल में माँ को मौका मिला तो माँ जाती थी, वरना माँ कहती थी यार बच्चों आप मामा आ गए आपका, चले जाओ। माँ कब मिलती थी अपने माँ से? माँ पूरी मरने को आई है तब मिलती थी। और इसीलिए शादी जैसी चीज़ों को उस ज़माने में उत्सव की तरह मनाया जाता था, क्योंकि वो लोग सारे मिलते थे कि जिन लोगों को देखे हुए अरसा हो गया है। आनंद किस चीज़ का था? आनंद शादी का उतना नहीं था जितना आनंद उन बिछड़े हुए लोगों से फिर मिलने का था। और उस आनंद को मनाने के लिए हम गाजे बाजे बजाते थे। जाति में शादी हो रही है इसलिए नहीं, शादी हो रही है इसलिए नहीं। लेकिन समय के साथ साथ जिस संकुचितता को हमने धारण किया है, उस संकुचितता ने मूल अर्थों को छोड़ दिया और हमें सिर्फ इतना सिखाया कि यार शादी करो तो बाजे लगाओ। आज हम उससे ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, हम बाजे नहीं कहते, हम कहते डीजे लगाओ। आ रही बात ध्यान में? तो 2 लाइन हो गए, उनका सब कुछ पवित्र है। भाई ने जाति में बाजे बजाकर शादी कर, पत्नी देखो कैसे मिली उसको। पवित्रता का और एक कारण है, ये अपने आप को पवित्र क्यों कह रहा है। इसकी पत्नी ने 7 ज़माने से किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। बड़ी गर्व की बात है क्या? आपकी जो पुरानी पीढ़ी आप देखो, आपकी दादी की, आपकी माँ की पीढ़ी को पूछ लो, आपकी माँ कहती होंगी यार मेरा तो पल्लू ना मेरे कंधे से कभी हटता ही नहीं था। आपकी दादी कहेंगी मेरा पल्लू कभी सर से कभी नीचे उतरता नहीं था। उसकी दादी को पूछो, वो कहेंगी कि मैं कभी पुरुषों के सामने गई ही नहीं। क्या था फिर उस ज़माने में? उस ज़माने में हमारे काम तयशुदा थे कि औरतों ने सुबह सुबह उठना है, सूरज उगने के पहले अपनी दिनचर्या को शुरू कर देना है, किचन में जाना है, खाना पकाना है, तो वही पे घुट घुट के रगड़ रगड़ के जो करना है वो करना है। हम कहते थे यार सहूलियतें इतनी थी औरतों के लिए कि वो किचन की पिछवाड़े में वहाँ पे बर्तन घसने के लिए जगह है, वहीं पे आजू बाजू में कपड़े धोने के लिए जगह है, तो वो औरत पूरा दिन वहीं पे खटपटा रही है। कल्पना करके देखो, आज आपके पास मोटर है, आज आपके पास नल है, पानी खींचने वाला सब है, आज आपके बाथरूम में पानी है सब। आज से 3-4 पीढ़ियों वाली पुरानी औरतों की स्थिति कैसी थी? उनको खुद पानी लाना पड़ता था, कुएं से निकालना पड़ता था, कितनी मेहनत। मिक्सर नहीं था। अच्छा, घर में रहने वाले कितने थे? हम 2, हमारे 2 वाला मामला था क्या? नहीं यार, वो कंबाइंड फैमिली, फिर इतने लोगों के लिए खाना पकाओ, ये करो वो करो। उस औरत को फुर्सत कहाँ थी बाहर निकलने के लिए? ऊपर से अब यहाँ फिर एक बार अध्ययन का एक अलग सा मामला होगा। हम औरतों की स्थिति ऐसे देखते, खास समाज में वो कहते थे कि हमारी स्त्रियों को सूर्य भी देख नहीं सकता, निकलना ही नहीं है उसने बाहर, कहाँ रहना है फिर? वही किचन में। आज भी कई गांवों में स्त्रियों की स्थिति ऐसी है कि दरवाजे में अगर कोई मेहमान आया है, पुरुष उसका है, पति है, तो वो क्या करती है, सिर्फ ऐसा हाथ बाहर निकालती है, ये लो चाय, ये लो पानी। बड़ा जेठ है, छोटा जेठ है तो घे इतना बड़ा मुंह को ढकने वाला पल्लू, इतना बड़ा निकालना है, दिखना ही नहीं चाहिए कुछ। क्यों? ये औरत हमारे घर की इज्जत है, इसे अगर कोई देख लेगा तो हमारी नाक कट जाएंगी। नाक इतनी नाजुक है कि बार बार कट जाती है, वो तो किसी भी चीज़ पे कट जाती है। रामायण में एक सीन आता है, सीता का हरण हो चुका है। सीता का हरण होने के बाद उसके गहने यहाँ फैले हुए हैं। वानर राज उन गहनों को लेकर आता है और कहता है कि क्या ये आपकी स्त्री के गहने हैं? तो गहनों में जो बाकी के आभूषण थे लक्ष्मण को दिखाए जाते कि लक्ष्मण, क्योंकि राम तो रो रहे हैं। लक्ष्मण कहता है मैं भाभी के इन बाकी के गहनों को तो नहीं पहचान सकता, मैं सिर्फ उनके पैरों में वो जो बिछुए हैं
मैं सिर्फ उनको जानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सर उठाकर उनको देखा ही नहीं। रामायण में एक पॉजिटिव चीज़ है बड़ी। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में है। सीता कहीं भी पर्दा नहीं कर रही है वहाँ पर। ये खुलापन उस माहौल में था। महाभारत को हमने देखा है, महाभारत की किस स्त्री ने पर्दा किया है। मैंने कल ही कहा आपको। आया कहाँ से फिर पर्दा, लिया कहाँ से हमने पर्दा, कहाँ से आई ये बाल विवाह की प्रथाएं। हमको इतिहास में जाके वो ढूंढनी पड़ेंगी। इतिहास में जाकर हमको उस मानसिकता को ढूंढना पड़ेगा कि जिस मानसिकता ने हमको ये बताया कि अगर आपकी स्त्री ने किसी पुरुष को देखा ही नहीं तो आपकी स्त्री बड़ी पवित्र है। आपके घर की औरतें अगर लोगों ने देखी नहीं तो आपके घर की औरतें बड़ी पवित्र है। हमें उस मानसिकता को ढूंढना पड़ेगा। क्या पवित्रता सिर्फ किसको दिखने या दिखाने में है, या पवित्रता फिर एक बार विचारों में या फिर मन में है? सवाल है। तो भाई ये जो महोदय है ये अभी भी बड़े खुश है क्योंकि उनका सब कुछ पवित्र है। पत्नी इतनी भाग्यवती मिली है कि उसने 7 जमाने में अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष का मुंह देखा ही नहीं। मतलब इसकी औरत घर के बाहर निकली ही नहीं। उन्होंने अपने लड़के और लड़की की शादी सदा मंडप में की। आपकी इज्जत को दिखाने वाला, आपकी पवित्रता को, आपकी गरिमा को दिखाने वाला ये और एक वाक्य। किसकी शादियां मंडप में होती है? जो माँ बाप के आज्ञा में है, माता पिता की आज्ञा में रहने वाले बच्चों की शादियां मंडप में होती है। और बाकी की शादियां रजिस्टर मैरिज में, वो कोर्ट वहाँ पे होती है, ऑफिसेस में होती है, किसी की मंदिर में होती है, किसी की प्रार्थना स्थल पे होती है। नहीं, लेकिन जिसकी मंडप में हुई उसकी इज्जत का वो जो बहुत बड़ा पिटारा है ना, जो उसने पगड़ी के रूप में बांधा है, वो साबित है। क्योंकि उसने अपने लड़के की और लड़की की शादी सदा मंडप में की। मतलब उसका लड़का भी उसके आगे के खिलाफ नहीं गया, लड़की भी नहीं गई, और इसलिए इसकी इज्जत नाक अभी भी टिकी हुई है। वरना बाकी के लोगों की तो कब की कट गई। लड़की के लिए दहेज दिया, लड़के के लिए दहेज लिया, इसलिए भी इज्जत है। अब समाज बड़ा कमीना है। आज सुधर गए हम, आज बहुत सुधर गए हम। आज हम नाम नहीं रख रहे अगर कोई दहेज नहीं लेता है या नहीं देता है तो। लेकिन आज से 10 साल पहले इंदुरीकर के कीर्तन में वो खुद उल्लेख करता है कि अगर दहेज नहीं दे रहा है ना तो क्यों नहीं दे रहा है दहेज, दहेज ले नहीं रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, इसमें कुछ तो कमी होगी, इसलिए दहेज ले नहीं रहा है। ये लड़का पढ़ा लिखा है, आधुनिक विचारों का, ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं दहेज लूँगा नहीं, दहेज दूंगा नहीं। बाप कहता है नहीं नहीं, ले भाई ले, वरना समाज नाम रखेगा कि तूने दहेज नहीं लिया। नहीं लिया इसलिए तुझ में कुछ तो भी कमी है। और लड़की के लिए दहेज दिया, क्योंकि जब देंगे तो लेंगे ना, गर्व होगा ना, फिर कहने के नहीं 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 नहीं, हमने हमारी लड़की की शादी के वक्त दहेज दिया है तो हमारी लड़की के वक्त भी दहेज आना चाहिए। अब इससे बड़ा बवाल देखो ये है कि एक लड़की खुद पसंद की और उसे लड़के की पत्नी बना दिया। एडजस्ट हो रही है कि ये चीज़ कि लड़की पसंद की है इसने, बाप गया लड़की देखने के लिए, बाप देखता है लड़की सुंदर है, लड़की अच्छी है, ये है वो है, बाप पसंद करता है, हाँ मला मुलगी पसंद आहे, तुला लग्न करायचं आहे का? बाप कहता है ना लड़की पसंद है मुझे, यार तुझे थोड़ी करनी है शादी, तेरे लड़के को करनी है। नहीं, लेकिन लड़का मेरी आज्ञा के बाहर नहीं है बिल्कुल। तो लड़का कहता है मेरे पापा ना जो कहेंगे मैं वही करूँगा, मेरे पापा जिसके साथ शादी करने के लिए कहेंगे ना मैं उनके साथ ही करूँगा। तो बाप पसंद करता है लड़की और बेटा बाप की पसंद की लड़की से शादी करता है। ये बात ना हजम ही नहीं हो पाती मुझको कई बार। हमारे समाज का माहौल ऐसा है, चलो हम आज थोड़े से आधुनिक बन गए। तो वो लड़का आया यार अपने 4 दोस्तों को लेकर लड़की देखने के लिए। लड़का ऐसे बैठा है गर्दन झुका के, नगाहे नीची करके। लड़के के दोस्त पूछते क्या क्या आता है आपको बनाने के लिए, आप क्या करते हो, आप क्या पढ़ते हो, कितनी पढ़ाई हुई? कौन पूछ रहा है? लड़के के दोस्त पूछ रहे हैं। लड़के के दोस्त देखते कैसे चलती है, लड़का बैठा है निगाहें नीची करके। लड़के के दोस्त कहते यार लड़की बड़ी अच्छी है। फिर ये लड़का कहता है कि शादी करूँ? लड़के कहते हैं बाकी के दोस्त कर ले शादी, अच्छी लड़की, शादी करनी किसको है, देख कौन रहा है, टटोल कौन रहा है। और ऐसी शादी हम सालों साल निभाते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल हम उस औरत के साथ निभाते हैं
कि जिस औरत को आपने नहीं, आपके बाप ने पसंद किया, आपके दोस्तों ने पसंद किया आपके लिए। सेम सिचुएशन, ये जाता है इसके दोस्त की बीवी ढूंढने के लिए। क्या बात है यार, क्या ये चीज़ है। किसी लड़की ने कहना चाहिए यार शादी कौन कर रहा है इन चारों पांचों में से मुझसे, पूछना चाहिए ना किसी लड़की ने उस लड़के के बाप से पूछना चाहिए कि आपको थोड़ी शादी करनी है मुझसे, आपके लड़के को पूछो। अच्छा, लड़की को क्या पूछा जाता है, तुला घरचे आवडले का गो, क्या पूछा लड़की से? लड़की से पूछा कि तुझे इसके घर वाले पसंद आए क्या। यार मेन किसके साथ है, निभाना किसके साथ है, जिस लड़के के साथ निभाना है ना, हम वो क्वेश्चन सबसे आखिर में पूछते हैं कि तुझे लड़का पसंद आया क्या। उसके पहले हमने पूछा कि यार तुझे घर वाले पसंद है क्या। क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था ने हमको सिखाया है कि शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है। लड़की को निभाना पूरे परिवार के साथ है। एक्चुअल में लड़की को जिसके साथ एडजस्ट करना है वो दूल्हा है, वो लड़का है। और यही सबसे बड़ी शोकांतिका है कि जिनको सालों साल रहना है एक साथ, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो किसी दूसरे की पसंद से अपने आप को एडजस्ट करते। लेकिन फिर भी उनका सब कुछ पवित्र है, क्योंकि बेटे ने बिल्कुल आनाकानी नहीं की। बाप ने जो लड़की पसंद की, चुपचाप बेटे ने शादी की। ठीक है, सब कुछ उनका पवित्र है, प्रॉपर्टी है, फुर्सत में रहते हैं, दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं। जो समय फिर भी बच जाता है उसमें मूंछ के सफ़ेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह देखते हैं। अब चलो क्या है ये बता दिया। सब कुछ पवित्र है। पवित्रता का और एक पैमाना, हम किसी और को नसीबवान कब कहते हैं, यार वो बड़ा नसीब वाला है। कब नसीब वाला? तब जब बीवी अच्छी मिले। ये जैसा है ना, उसे 7 जन्मों से किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। अगर आपके घर की स्त्री उठ सूट के अगर किसी दूसरे पुरुष का मुंह दिखा रही, यार वो कितना अच्छा दिखता है ना, आपको पड़ोसी कितना अच्छा रहता है ना, आप आपकी ऐसे पत्नी को फिर तुरंत नाम रखना शुरू, उसे कलंक लगाओगे। लेकिन अगर कोई पति कहता है कि नहीं नहीं यार वो पड़ोसन बड़ी अच्छी दिख रही है आज, आपके लिए पति बुरा हुआ क्या? आपके पति ने कहा यार वो पड़ोसन बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बड़ी सुंदर लग रही है आज, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है, आपको पति आपके लिए बुरा नहीं। लेकिन अगर आपकी पत्नी कहती है यार वो पड़ोस वाला ना बड़ा हैंडसम लग रहा है, वो पड़ोस वाले के कपड़े देखो कितने मस्त बैठे हैं, उसको क्या चलता है, आप तुरंत नाम रखोगे आपकी पत्नी को कि संस्कार नहीं है। तो नसीब वाला कौन? यार जिसकी पत्नी ने ना किसी पुरुष को ऐसा कभी देखा ही नहीं, जो सिर्फ अपने पति का चेहरा देखती है, वो पति का चेहरा देख रही है, वो नसीब वाला है। वो नसीब वाला है कि जिसके बच्चे उसकी बातें हर बात मानते हैं। वो नसीब वाला है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, इसलिए वो नसीब वाला है। तो ये भी नसीब वाला है क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है। और अब कैसा रहता है? फुर्सत में रहता है, बड़ा खाली समय है इसके पास, काम धंधा कोई ज़्यादा नहीं, बड़ा फुर्सत वाला है। वरना काम धंधे वाले बिल्कुल नसीब वाले नहीं होते हैं, क्योंकि काम धंधे वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर वक्त मेहनत के लिए भागते हैं भागते हैं भागते, इसलिए वो नसीब वाले। नसीब वाला कौन? ये जो आराम से बैठा है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो नसीब वाला है। तो ये भी पवित्र है, ये नसीब वाला है। और इतना ज़्यादा आराम है इसकी ज़िंदगी में कि जो समय इसके पास बचता है उस समय में ये दूसरों की कलंक चर्चाएँ करता रहता है। समय है ना, काटेगा कैसे? बार बार तो अखबार पढ़ेगा नहीं, हर रोज़ रोज़ सीरियल भी तो क्या देखने। तो मज़ा किस में आता है? मज़ा आता है दूसरों के कलंक के बारे में चर्चा करने में। और हमारे पास ना ऐसे औरतों की बड़ी मंडली होती है कि जो दोपहर के वक्त खाली समय में एक साथ आती है, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसकी लड़की का क्या, उसकी लड़की का क्या, क्या कपड़े पहन रही है। अब कैसा समय निकल जाता ना, हमको ध्यान में नहीं आता। हम कंटिन्यू ना
दो दो तीन तीन घंटे बैठकर लोगों की कलंक चर्चा कर सकते, इतनी पावर हम में, इतनी पावर है। फिर ये कहती नहीं नहीं, मैंने ना उसको यहाँ देखा, उसके साथ देखा, उसके साथ देखा, वो ये कर रहा था, वो ये कर रही थी। नहीं बाहर ना तो घर में एक आविसी। इतना स्टैमिना हम में है कि लोगों को नाम रखने के लिए हमारे पास फुर्सत है, समय है। इस बंदे के पास भी है। बचे हुए समय में कलंक चर्चा से जो समय बचता है, उस समय में ये अपनी मूछ के सफ़ेद बाल उखाड़ता है। काटे कहाँ समय ना, तो बेचारा सफ़ेद बाल उखाड़ने में लगा रहा है। मतलब एक जगह पे बातें उखेड़ी, दूसरी जगह पे बाल उखाड़े। समय बचा है ना काफ़ी। अब इससे भी जो समय बचता है उसमें वो राह देखता है बर्तन बेचने वाली की, बेचने वाले की नहीं। क्यों भाई, बर्तन बेचने वाली की राह क्यों देख रहा है? इसके घर में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं क्या कि जिसको उसको बेचना है? नहीं, बर्तन बेचने वाली ना 4 जगह पे उठकर बैठकर बेच कर आती है बर्तनों को। अब आपके घर में अगर कोई बर्तन बेचने वाली आई तो क्या वो 2 मिनट में उठकर चली जाती है क्या? नहीं, आप उसको बिठाते हो, पानी भी नहीं पिलाते हो, फिर तोल भाव करते हो। फिर बर्तन बेचने के लिए किसके आधार पर बर्तन बेच रहे हो आप? साड़ियों पर। फिर आप साड़ियाँ देते हो, फिर वो झिकझिक करती है, ये साड़ी नहीं चलेंगी, ये साड़ी नहीं चलेंगी, इसको ऐसा उसको वैसा। साड़ियाँ रिप्रेजेंट करती है आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, आपके घर का। उस घर की औरतों ने मुझको ऐसी साड़ी दी, उस घर की औरतों ने मुझको ऐसी साड़ी दी, उसके घर की साड़ियाँ देखो ऐसी आई। ये जितना माल जो है ना बातों का, बर्तन बेचने वाली लेकर आ रही है ना, वो सुनने में इसको बड़ा मज़ा आता है। इसलिए ये सारे इसमें से समय वेस्ट बचने के बाद उस बर्तन वाली की राह देखता है ताकि ये आए, हर घर में क्या चल रहा है ना उसके बारे में खबरें इसको बताए। क्योंकि भाई ये आदमी तो हर घर में जा नहीं सकता, लेकिन ये औरत जो है बर्तन बेचने वाली, ये हर घर जा रही है और फिर हर घर की कहानी है इसको बताएंगे, कहानी घर घर की। फिर ये बताएंगे यार उस घर में ये, उस घर में ये, वहाँ ये खाना पका, वहाँ ये काम चल रहा है, वहाँ घर में ये झगड़े हुए। क्योंकि औरतें, हमने जो लेबल लगाया है ना औरतों के लिए कि औरतें कभी खामोश नहीं बैठती, तो वो बर्तन बेचने वाली जो बैठी है आपके दरवाजे में, हमें से कई औरतें ना अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती है उस औरत के पास में कि ये साड़ी मुझे इन्होंने ऐसे वक्त पे दी थी, ये साड़ी मैंने ऐसे वक्त पे लाई थी, फिर इस साड़ी की ये स्टोरी वो स्टोरी, और ले जा भाई। तो बर्तन बेचने वाले के पास ना बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसके पास बहुत सारा खाली समय है और इस खाली समय को काटने के लिए ये सारी हरकतें ये आदमी कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण वाक्य पर। पवित्रता का मुंह दूसरों की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलने पर ही उजला होता है। किसका मुंह? पवित्रता का मुंह। पवित्रता का मुंह कब उजला होगा? जब दूसरों की अपवित्रता को आप चेहरे पे उछालोगे और दिखाओगे, यार देख ये और मैं कितना पवित्र हूँ। आप जब कंपैरिजन करोगे, जब तुलना करोगे ना, ये अपवित्र और उसकी तुलना में ये पवित्र, जब ये कंपैरिजन के लिए आपके पास सामान होगा ना, तब आपकी पवित्रता आप साबित कर सकते हो। तो ये अपना मुंह कि मैं पवित्र हूँ पवित्र हूँ पवित्र हूँ, ये बताने के लिए क्या करता है? दूसरों की अपवित्रता को उछालता है उछालता है उछालता है। वे हमेशा दूसरों की अपवित्रता का पानी लोटे में लिए हुए रहते हैं। जहां मौका मिले दूसरों की अपवित्रता बताते चले, ताकि पवित्रता तो इसके मुंह पे है ना, तो दूसरों की अपवित्रता भी दिखानी चाहिए। और मिलते ही कोई भी अगर इनको मिल गया तो मिलते ही पवित्रता का मुंह धोकर उसे उजला कर लेते हैं। वे पिछले दिनों 2 लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात,
4 स्त्रियों की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग बता चुके हैं। ये सारी जानकारी कहाँ से मिली? तो ये सारी जानकारी उनको मिली बर्तन बेचने वाली से। एक बुद्धा देखो, ये पुरुष है, लेकिन इस पुरुष को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है औरतों की चीज़ों में। इस व्यक्ति को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है दूसरों को नीचा दिखाने में। आपको मालूम है, हम पैसे से, शिक्षा से, सामाजिक स्तर से कितना ही ऊंचा उठ जाए, लेकिन हमारे समाज के जो मापदंड है ना, वो समाज के मापदंड आपके ऊंचेपन को, आपकी महानता, आपकी गरिमा को नापने के लिए एक अलग स्केल रखते हैं। और उस स्केल पर जो आंकड़े हैं वो है आपके घर की स्त्रियां, आपकी पत्नी, आपकी बेटियां और आपके बेटे। ये है वो स्केल। तो आप चाहे कितने अमीर हो, आप चाहे करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन आपकी पत्नी का किसी और जगह चक्कर चल रहा है, तो आपका मन आपकी अमीरी को नहीं देखेगा, आपका मन कहेगा ये उसकी बीवी कहाँ है, वो क्या कर रहे हो आप सामने वाले को डिवैल्यूएट कर रहे हो, उसकी कीमत कम करने के लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपने किया क्या यहाँ पे? इस आदमी ने, ये आदमी हमेशा जो वेटिंग कर रहा है कोई आए और मैं बताऊँ कि यार मैं कितना ज़्यादा पवित्र हूँ और मेरे आजू बाजू का समाज कितना ज़्यादा अपवित्र है। जब तक वो ये साबित नहीं करेगा तब तक लोग उसके बड़ेपन को मानेंगे नहीं। आप बड़े हो कब साबित होगा? जब आपके आजू बाजू के लोगों को छोटापन मिलेगा तब। तो इसलिए ये आदमी ने पिछले हफ्ते में किन कहानी को कहा? तो इसने कहा 2 लड़कियां मेरे आजू बाजू की किस तरह से घर छोड़ के भाग गई किसी और के साथ, जबकि इसके बच्चे, इसकी लड़की की इसने शादी की, इसके लड़के की इसने शादी की, वो भी मंडप में भाग के गए क्या? अगर भाग के जाते तो मंडप में शादी करता क्या? नहीं, लेकिन इसके लड़के भाग गए, मतलब वो आज्ञाकारी। किसके साथ भाग गए मालूम नहीं, वो तो अलग ही किस्सा है। 3 स्त्रियों के गर्भपात आजू बाजू की सोसाइटी में उसके। मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ 3 औरतों के गर्भपात कब होते हैं? अब ये भी सवाल है, स्त्रियों के गर्भपात के पीछे क्या हिस्ट्री, क्या इतिहास? कब करती है स्त्रियाँ गर्भपात? नंबर 1, नहीं चाहिए संतति तब। नंबर 2, स्त्री भ्रूण है तब। नंबर 3, कि जिसके लिए ज्योतिबा फूले ने अनाथ आश्रम शुरू किया था, वो स्त्रियां कि जिन पर अत्याचार हुए, जिनका शोषण हुआ और उसके चलते वो गर्भवती हुई, उनके बच्चों को संभालने के लिए उन्होंने अनाथालय शुरू किया था। आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सिंपल हथियार है, गर्भपात। तो ये क्या कर रहा है? इसे जब पता चला तो इसने शायद मैं भी इन सारी कहानियों को इनके साथ जोड़ दिया होगा कि उस औरत का गर्भपात हुआ, शायद ये कारण होगा, शायद वो कारण होगा। 4 की गैर बिरादरी में शादी, मतलब जाति के बाहर शादी, ये चर्चा उसने की। और तो और इस पर भी वो रुका नहीं, तो 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग भी वो बता चुका है। मतलब 2 शादीशुदा औरतें हैं भाई, लेकिन उनका अपने पति के अलावा कहीं किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। इसने यहाँ तक की जानकारी निकाली। अब इसने निकाली क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सब करने में इसको मज़ा क्या आ रहा है? एक तो फुर्सत है, खाली समय इसके पास, और मज़े की चीज़ ये है कि ये सब बताकर ही वो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेगा, अपने बड़प्पन को सिद्ध करेगा। और हमारे समाज में ऐसे आदमी दर आदमी खड़े हैं कि जो ये चर्चाएं करते रहते हैं। अभी उस दिन दांत खोदते आए
दांत खोदते आए, मतलब दांतों को कुछ तो कहना है, मुंह को कुछ तो भी बोलना है, और बोलने की जल्दबाजी है कि कब बोलूँ कब बोलूँ। दांत खोदते हुए आए और भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फाँकना ज़रूरी होता है, हाजमा भी ठीक रहता है। खाना खाने के बाद आप क्या करते हो? हमारे पास जब टीवी नहीं था, हमारे पास जब रेडियो नहीं थे, तब हमारे लोग क्या करते थे? खाना खाने के बाद किसी चौपाल पे जाते थे गांव के, बीड़ा बीड़ा लगाते थे पान का, और कलंक चर्चा फिर एक बार शुरू। कितना समय कलंक चर्चाओं में, इतना समय कि किसी को ध्यान में आता यार घर पे जाना है, सोने के लिए निकलना है, तो उठते थे फिर सोने के लिए जाते थे, क्योंकि भोजन के बाद सोना नहीं चाहिए ना तुरंत। भोजन के बाद तुरंत नींद नहीं आनी चाहिए, थोड़ी देर जागना है। और जागने के लिए सबसे बेहतर जगाने वाला अस्त्र कौन सा है? तो दूसरों की कलंक चर्चा का चूर्ण खाना। हम चूर्ण खाते खाना खाने के बाद में, कुछ लोगों को आदत होती चूर्ण खाने की, ताकि जो खाया है वो पचाने में आसानी हो। और कुछ लोग खाने हुए खाने को पचाने के लिए दूसरों की कलंक चर्चा का चूर्ण खाते हैं, पचाते हैं, क्योंकि समय भी बीतता है, मज़े भी आते हैं, इंटरेस्ट भी आता है, हाजमा अच्छा होता है। तो उन्होंने चूर्ण फाँकना शुरू कर दिया। कैसे? आपने सुना अमुक साहब की लड़की अमुक लड़के के साथ भाग गई और दोनों ने इलाहाबाद में शादी कर ली। कैसा बुरा ज़माना आ गया। बुरा ज़माना क्यों आया? क्योंकि अमुक साहब की लड़की अमुक अमुक लड़के के साथ भाग गई, और भागी ही नहीं, सिर्फ उसने इलाहाबाद में जाके शादी भी कर ली, इसलिए बुरा ज़माना आ गया। लेखक कहता है, मैं जानता हूँ वे बुरा ज़माना आने से दुखी नहीं सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि बुरा ज़माना आएगा तभी तो इनकी कीमत समाज को पता चलेगी ना, कि देखो भाई ज़माना बुरा है लेकिन ये अच्छे है। ज़माने का बुरापन इनको तनिक भी नहीं छू कर गया, क्योंकि तो ये पवित्र है। जितना बुरा ज़माना आएगा वे उतने ही सुखी होंगे। तब वे ये महसूस करके और कहकर गर्व अनुभव करेंगे कि इतने बुरे ज़माने में भी हम अच्छे के अच्छे हैं। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वे सामाजिक पतन में निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समूह का पतन कहकर बरी हो जाते हैं। मैं इस मामले को समझाती हूँ। इन लोगों की चतुरता किसमें है? तो जब सामूहिक पतन होता है, मतलब समाज में ऐसे किस्से बार बार हो रहे हैं और आपके घर में ऐसा किस्सा नहीं हुआ, लेकिन समाज में अगर ये किस्सा हो रहा है तो ये सामूहिक पतन में अपना निजी गौरव का जो क्षण है ना, वो निकाल कर उसे बड़ा करके दिखाते हैं। मान लो मैं जिस कॉलोनी में रह रही हूँ उस कॉलोनी में 10 लोगों के घर है, और 10 लोगों के इन घरों में से, मतलब 10वां घर मेरा है, 10 लोगों के इन घरों में से 6 घरों में बच्चों ने भागकर शादी की या अलग जाति में शादी की, लेकिन मेरे घर के बच्चों ने मेरे मन के हिसाब से शादी की। अगर मेरे पास वाले 10 में से 6 घरों में ये स्थिति है तो ये समूह का पतन मैं कहूँगी कि यार समाज देखो कितना बुरा बन चुका है, समाज का कैसा पतन हो रहा है, लेकिन मेरा घर, मतलब ये मेरा निजी गौरव है। तो जब समाज गिरता है और ऐसे गिरे हुए समाज में कोई व्यक्ति उठकर कहता है कि नहीं यार मैं इससे अलग हूँ, तो वो अपने गौरव की बातें निकालता है, गौरवान्वित अपने को करने की कोशिश करता है। इसके उल्टा अगर उन 10 घरों में से जिन 6 घरों के बच्चों ने भागकर शादी की, दूसरी जाति में शादी की, और उसमें मेरा भी घर है, मान लो मेरे घर के बच्चों ने भी भागकर शादी की, दूसरी जाति में शादी की, तो मैं क्या कहूँगी? मैं ये नहीं कहूँगी कि समाज बुरा है, मैं ये कहूँगी कि समाज के कारण ये सब कुछ हुआ है, जिसके लिए शब्द है यहाँ पे
कि वे समाज के समूह के पतन को कहकर, अपने पतन को समूह का पतन कहकर वो बरी हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगी यार, ज़माना ही बुरा आ गया है। या बच्चों को भी कौन रोके ना, बच्चे तो करके ही रहेंगे, क्या करें, समाज ही वैसा हो गया। तो जहाँ गलती अगर उसकी इकलौती की है तो वो अपनी गलती को गलती न कहकर वो उसे समाज की गलती कहकर अपने आप को छुटाने की कोशिश करेंगे। ये आदमी कुछ ऐसे ही श्रेणी के होते हैं। 10 लोग बुरे हैं, वो अच्छा है तो वो अपनी अच्छाई को बताएगा, समाज को बुराई कहेगा। लेकिन 10 लोगों में अगर वो बुरा है तो वो कहेगा मैं बुरा नहीं, समाज बुरा है इसलिए मैं बुरा। इसलिए ये लोग, इन लोगों को कहा गया है कि ये लोग बड़े चतुर होते हैं, ये कभी अपने पर नहीं आने देते। मैंने अपनी दुष्ट आदत के मुताबिक कहा, वो जो लड़की भाग गई ना लड़के के साथ इलाहाबाद में शादी की, तो इस पे लेखक ने कहा, दुष्टता से कहा, आदत ही लेखक की तरह दुष्ट है ना, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने देश में अच्छी शादियाँ लड़की भगाकर ही होती है, लड़की भगाकर ही हुई है। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया था, तो अच्छी शादियाँ मानी गई नहीं है। कृष्ण की शादी को हम बुरा कहते हैं क्या? अर्जुन की सुभद्रा से शादी को भी हमने बुरा नहीं कहा, क्योंकि सुभद्रा के गर्भ से तो अभिमन्यु का जन्म हुआ ना, और वही अभिमन्यु की पत्नी कि जिसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने का काम इसने किया था, द्रोण के पुत्र ने किया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे फिर एक बार उसका। तो इतिहास घटा उस घटना के बाद, तो हमने इसकी शादी को भी बुरा नहीं कहा। तो लेखक कहता है कि अच्छी शादी वही मानो यार कि जहाँ लड़की को भगाकर कोई शादी कर रहा है, तो लड़की भगाकर उससे शादी की मतलब वो शादी 100% सक्सेसफुल होगी, अच्छी होगी। इसमें कृष्ण की रजामंदी थी, क्योंकि जब अर्जुन कृष्ण की बहन को ही भगा के लेके जा रहा था तो कृष्ण ने खुद परमिशन दी थी कि जा मेरी बहन को भगा के लेकर जा। भाई अगर कॉपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है। दाखिला कौन सा दिया उसने? पुराणों का दाखिला दे दिया यार, महाभारत का दाखिला। अब इस आदमी को तो नहीं मालूम था ये ऐसा जवाब फेंकेगा। वे नहीं जानते थे कि मैं पुराण उनके मुंह पर मारूंगा। हालांकि इस वाक्य को सुन के, क्योंकि इसे अपेक्षा क्या थी, इसे अपेक्षा ये थी कि यार जब मैं इसको बोलूँगा कि इसकी लड़की भाग गई तो वो भी उसके सुर में सुर मिलाएगा, क्या लड़की भाग गई, कैसे क्या भाग गई, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन हुआ सब अलग, इसकी उम्मीद इस आदमी को नहीं थी। तो ये सब सुनने के बाद वो ज़रा संभल कर बोला, भगवान कृष्ण की बात अलग है। मैंने कहा हाँ अलग तो है, भगवान अगर औरत भगाए तो वो बात भजन में आ जाती है, साधारण आदमी अगर ऐसा करे तो ये काम अनैतिक हो जाता है। जिस लड़की की आप चर्चा कर रहे हो वह अपनी मर्जी से घर से निकल गई, मर्जी से शादी कर ली, इसमें क्या हो गया? बराबर है ना? अगर थोड़ा सोचे तो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि अगर भगवान लड़की भगाए तो आप भजन में गाते हो। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, हम घर में पढ़ते हैं रुक्मिणी स्वयंवर कथा, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए। तो भगवान अगर ये काम करे तो वो भगवान है यार, बड़ा है, कर सकता है। अगर हम वो भगवान को देखकर हम वो काम करें तो। और अहम मुद्दा ये है कि यार जो लड़की भागी है वो अपनी मर्जी से भागी है, उसकी मर्जी थी भागने में, उसको वो लड़का अच्छा था, लग रहा था, इसलिए वो भाग गई। शादी भी की ना, सिर्फ भागी नहीं, उसने शादी भी की है, उसने जिम्मेदारी भी उठाई है, तो क्या बुरा है? भाग जाती है और फिर आके 4 दिन में कहती कि नहीं नहीं यार मुझे उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, मैं वापस घर पे आती हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। वरना हमारे पास सो कॉल्ड पॉपुलेटेड सभ्य समाज में होता है, लड़कियां रहती है, जाती है, आती है फिर लेकर, और फिर कहती नहीं नहीं यार मुझे अब एडजस्ट नहीं हो रहा है इसके साथ। कम से कम ये तो ऐसे नहीं है ना, गई शादी की, शादी को निभा रही है, हर्ज क्या है इसमें? तो वे कहने लगे
अब विवाद का मुद्दा तो चाहिए ना, दांत खोदते हुए आया है, इसके पेट में दर्द हो रहा है ना अभी भी, क्योंकि वो सामने वाला कॉपरेट नहीं कर रहा है, उसकी बातों को हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है। तो अब उसका दर्द शुरू होता है। वे कहने लगे, आप हमेशा उल्टी बातें करते हैं, रीति नीति परंपरा विश्वास क्या कुछ नहीं है? आप जानते हैं लड़का लड़की अलग जाति के हैं। अब देखो, हमारे घरों में आज भी, हमारे समाज में जब हम शादी के लिए बच्चों को खड़ा करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाति। लड़के की शादी जाति में होनी चाहिए, रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ होनी चाहिए, मतलब बाजे गाजे के साथ होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी हम में से बहुत सारे लोग उस मंडप में, सभा मंडप में 7 फेरों के साथ जिस शादी को किया गया है, उस 7 फेरों में विश्वास रखते हैं। फिर सीरियल आती है कहानी 7 फेरों की, मालूम है क्या आपको? एक ज़माने में दूरदर्शन पे थी कहानी 7 फेरों की। भले उस 7 फेरों में फेरे जो लिए जा रहे, फेरों के साथ जो मंत्र लिए जा रहे हैं, उन मंत्रों के जो अर्थ निकलते हैं, वो सारे के सारे फेरे मंत्र अर्थ औरतों की आज़ादी के विरुद्ध है। फिर भी हमारा विश्वास है विवाह में। आधुनिक युग में हमारा विश्वास है विवाह में। एक शराबी पति के साथ हम अपनी बच्ची को बांध देते हैं, रोज़ पीटता है। मैंने कई विवाहों के बारे में सुना है, लकीली मैंने देखा नहीं ऐसे विवाह के बारे में, लेकिन मुझे बच्चों ने आकर कहा था, मैम वो जब शादी के लिए खड़ा था ना, उस लड़के को सुधर भी नहीं रहा था, उसने इतनी पी रखी थी। उसको बिठाया गया शादी में और शादी करवाई गई बाजे गाजे के साथ, बारात के साथ। काला चश्मा लेकर मेकअप को ठूस के घोड़ी पर वो आपका दूल्हा बैठा हुआ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है उसको ही मालूम नहीं। लेकिन शादी तक आते आते, पंडाल तक आते आते उसके हाथ पैर नहीं चलते, 4 लोग उसको कंधे पे लेकर आते, शादी के लिए खड़ा करते। रियलिटी है। आपको मालूम है क्या, आपका लड़का जो शादी के लिए खड़ा है वो होश में है या बेहोश है? अभी मालूम है क्या? सब होने के बाद वो कहते हैं हाँ मेरी शादी हो गई, पता ही नहीं चला। ये रियलिटी है हमारी समाज की। शादी के दूसरे तीसरे दिन जब मेकअप से धुला हुआ लड़के का चेहरा वो देखता है तो वो कहता है यार मैंने ये लड़की पसंद ही नहीं की, ये आई कहाँ से? ये भी ग्राउंड रियलिटी है। हाँ, लड़की दिखाते समय बहन को दिखाया, लड़की शादी करने लगी, है ना? ये रियलिटी हमारी। आया ना, कई बार पेपर में आया, मुलगी पाहायला गेलो, मामाने मला मुलगी वेगळीच दाखवली, लग्नाच्या वेळी मुलगी वेगळीच उभी राहिली आणि लग्न होऊन घरी आलं होतं तिसरीच निघाली। क्या, फिर मैं वही बोल रही हूँ, इससे अच्छा नहीं है क्या कि आपके ओरिजिनल चेहरे के साथ आप ओरिजिनल रिश्तों की तरफ जा रहे हो? वो अनजान है, वो अजनबी है जो आपको देखने के लिए आया, मेकअप ठूस ठूस के बैठे है, उसको भी मालूम नहीं उस दिन क्या चढ़ी, लेकिन वो भी मेकअप करके आया, फुल मेकअप करके आया लड़की देखने के लिए। वीडियो कॉल कर रहे हैं आपके, वो कौन सा ऐप यूज़ करते हो आप फोटोज निकालने के लिए? स्नैपचैट। वीडियो कॉल कर रहे हो, स्नैपचैट में वीडियो कॉलिंग चल रही, दोनों के चेहरे फ्रेश तरोताज़ा, शादी के वक्त फ्रेश तरोताज़ा, दूसरे दिन चेहरे धुल के निकले, दोनों नहीं पहचान रहे एक दूसरे कौन है यार। ये आज की रियलिटी है ना, ये रियलिटी है हमारी। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे हम, 10 बज गए। आया क्या समझ में?